उपस्थित सभी अन्य सज्जनवृंद, कॉलेज के छात्र छात्राओं, सभी महानुभाव, पत्रकार छायाकार मित्रों, आज जैसा ही हमको जानकारी है ही है कि हम महाराजा अग्रसेन का कॉलेज का जो कन्वोकेशन है, दीक्षांत समारोह है, इसमें उपस्थित हुए हैं। और शायद ये जानकारी भी अपने को होगी ही कि जब से महाराजा अग्रसेन कॉलेज शुरू हुआ है तब से ये दूसरा दीक्षांत समारोह है। इससे पहले सन 2008 में दीक्षांत समारोह हुआ था। तो सबसे पहला निवेदन तो मेरा प्रबंध समिति से है कि दीक्षांत समारोह में इतना गैप न डाला करें। अगर मुझे आपने 5 साल पहले बुला लिया होता तो मैं आ जाता। मुझे तो बुलाया इस बार है, इसलिए। और बुलाने वाले जो महानुभाव हैं हमारे सामने बीच में बैठे हैं, जिन्होंने कहा कि इस बार दीक्षांत समारोह में आपने रहना था, तो मैं आऊंगा। बहुत पहले तिथि तय हो गई थी, लेकिन बाद में आज ही के दिन हमारे रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी का भी कार्यक्रम पंचकुला बन गया, इसलिए मेरा दायित्व दोनों जगह जाने का था। इसलिए आज थोड़ा सा समय की भी मैंने थोड़ी कमी की है, इसलिए आप मेरी व्यस्तता को ध्यान में रखते हुए इसको महसूस नहीं करेंगे। आज भी पिछले दीक्षांत समारोह के बाद जितने भी मेडिकल कॉलेज के यानी एमबीबीएस छात्र या एमएसएमडी पास करके यहाँ से छात्र गए, उन सबको डिग्रीज दी जाएंगी। जो मेडलिस्ट हैं उन मेडलिस्ट को तो यहाँ सामने ही मेडल दिए गए हैं, 29 मेडलिस्ट हैं, और गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल, ब्रॉन्ज मेडल। और साथ में मुझे अच्छा लगा कि उन्होंने थोड़ा उनको एक गिफ्ट भी दी है। गोल्ड मेडल वालों को 1-1 लाख रुपया और सिल्वर मेडल वालों को 50-50 हजार रुपये और जो ब्रॉन्ज मेडल वालों को 25-25 हजार रुपये। तो एक विशेष परंपरा शुरू की हमने, अच्छी बात है। इस अवसर पर जिन लोगों को भी आज डिग्री लेने का मौका मिल रहा है, जो मेडलिस्ट हैं, उन सबको मैं अपनी ओर से हार्दिक बधाई देता हूं। मित्रों, ये एक दीक्षांत समारोह, वैसे तो बहुत सी यूनिवर्सिटीज में हमको जाने का मौका मिलता है, लेकिन वहां विद्यार्थी सामान्य अपनी डिग्री ग्रेजुएशन की हो गई, पोस्ट ग्रेजुएशन की हो गई, आर्ट्स है, कहीं साइंस है, कहीं कॉमर्स है, लेकिन मेडिकल कॉलेज के छात्रों को यानी एमबीबीएस की, एमएसएमडी की डिग्रियां मिलना एक बहुत बड़ा विशेष कार्यक्रम है। क्योंकि जैसा डॉक्टर कमल गुप्ता जी ने भी बताया, हमारे जीवन में एक ऐसा बदलाव आ रहा है। अभी तक जो हम यहाँ शिक्षा लेने आते थे, जब हम प्राइमरी स्कूल में पढ़ते थे, मुझे तो याद है, अब आप लोगों ने देखा होगा नहीं देखा होगा, द्वार के ऊपर एक वाक्य लिखा होता था, शिक्षार्थ आइए, सेवार्थ जाइए। एक वाक्य हमने उसमें पढ़ा, तो वही चरितार्थ करना है कि हम शिक्षा लेने के लिए इस कॉलेज में आते हैं, शिक्षा प्राप्त की, और शिक्षा के बाद दीक्षा में एक संकल्प होता है। अभी शायद यहां भी कोई प्रतिज्ञा संकल्प कराया जाएगा, है कोई कार्यक्रम कराना चाहिए। जो डिग्री लेके जाते हैं उनको एक प्रतिज्ञा, एक संकल्प, दीक्षा का संकल्प ये होता है कि आज के बाद मेरी भूमिका वो जो है बदल रही है। अभी तक हम कुछ प्राप्त करते थे अपने अध्यापकों से, अपने माता पिता से, अपने प्रबंध समिति के लोगों से, हमें अपेक्षा होती थी हमको ये मिल जाए, ये मिल जाए। आज से ये अपेक्षा लेने की नहीं, ये समाज को अपेक्षा आपसे है कि आप समाज को क्या देंगे। इसलिए रिवर्स गियर लगने वाला है कि अब देने का काम आया है, हमारा देने की बारी आई है, इसलिए ईश्वर हम आगे बढ़ेंगे। तो निश्चित रूप से कि आज की जो शिक्षा का अंत और दीक्षा का प्रारंभ, जो दीक्षा के बाद ये सेवा का जो प्रारंभ है, वो हमारा अनुभव में कन्वर्ट होता है। और प्रारंभ में ही जितने अच्छे प्रकार से, परिश्रम से, मेहनत से समाज के अंदर जाकर के अपनी भूमिका निभाएंगे, उसी प्रकार का हमारा अनुभव बढ़ता जाएगा। और ये अनुभव के बाद हमको सेवा जीवन पर्यंत करनी है, जीवन के आखिरी क्षण तक। आप ये कहेंगे कि
हम डॉक्टर बनेंगे, कोई सरकारी नौकरी में जाएगा, कोई अपना काम भी करेगा, तो भी 60-65 वर्ष के बाद तो रिटायर हो जाता है, उसके बाद फिर जीवन पर्यंत क्या। लेकिन डॉक्टर एक ऐसा पेशा है कि जनता को रिटायरमेंट के बाद भी उस डॉक्टर के बारे में धारणा बनती है, बड़ा अनुभवी डॉक्टर है, बहुत अच्छा डॉक्टर है। आखिरी क्षण तक उससे अपेक्षा जनता रखती है, और जनता डॉक्टर के पास खुश होकर नहीं आती है। डॉक्टर के पास तो तब वो जाते हैं जो मजबूर होते हैं, वो मजबूरी उनको आपके पास लेके आती है। और कई बार तो स्थिति ऐसी हो जाती है कि कितना ही आस्तिक आदमी, धार्मिक आदमी होता है, उस मजबूरी में, उस बीमारी में भगवान को भूल जाता है। डॉक्टर उसको ध्यान रहता है और डॉक्टर में उसको भगवान नजर आता है। डॉक्टर ऐसे समय में किसी भगवान से कम नहीं होता है। तो हम लोगों को इस विषय में आगे बढ़ना चाहिए। हमारा ये जो संस्थान है, इस संस्थान के बारे में बहुत कुछ हम सब जानते हैं। एक नामी ग्रामी ये संस्थान है। इस संस्थान में कोविड के अंदर जो भूमिका बताई हमारे टीपी वत्स साहब ने, बहुत अच्छी भूमिका निभाई गई। कोविड में ये हॉस्पिटल जो था, 5 जिलों का एक रेफरल केंद्र बनाया था हमने। जो भी 5 जिलों में ऐसे मरीज हैं, कहीं भी किसी को कठिनाई आती है, तो फिर माना जाएगा सर मेडिकल कॉलेज जो है वो उसका रेफरल सेंटर होगा। यहाँ उसको हर चीज उपलब्ध होगी, हर प्रकार का उसको डॉक्टर उपलब्ध होगा। और यहाँ आप लोगों ने एक से एक, खास करके यहाँ के जो डॉक्टर्स हैं, उन्होंने एक से एक मील का पत्थर ये आगे बनाया है। न्यूरो सर्जरी में यहाँ के डॉक्टर्स बहुत बड़ी विशेषता ये प्राप्त की है सारे देश में। इस मेडिकल कॉलेज का नाम है, जो मुझे बताया गया कि यहाँ के डॉक्टर्स ने ईवीएम बीमारी, जो दिमाग के जो जटिल ऑपरेशन होते हैं, उसमें ईवीएम बीमारी का भी ऑपरेशन किया है। और ये ईवीएम बीमारी जो मुझे जानकारी मिली है, देश में सिर्फ 48 डॉक्टर हैं जो इसको ऑपरेट कर सकते हैं, सिर्फ 48। उसमें आपके मेडिकल कॉलेज का नाम है। और चाहे वो कोविड में हमने सहायता की, चाहे वो आसपास के जिले ही नहीं बल्कि पंजाब और राजस्थान, वहां के जो मरीज भी, उनको हम सेवा देते हैं। इस सारे के कारण से यहाँ की ख्याति इतनी बढ़ी कि गुड गवर्नेंस अवार्ड ये भी इस मेडिकल कॉलेज को मिला। इसलिए हम इसके इतिहास को देखते हुए और अच्छे काम का जो सर दूर जिसकी ख्याति होती है, उस ख्याति को ध्यान में रखते हुए हम अपने मन में एक संकल्प लेकर के चले। कोई चीज न्यून भी है तो उस न्यून बात को भी ध्यान न करते हुए हम अच्छा क्या कर सकते हैं, ये संकल्प अपने लेना चाहिए। कहते हैं कि अंधेरों को कोसने से अच्छा है उनको दूर करने के लिए एक चिराग जलाओ। अंधेरों को क्यों कोसो, चिराग जलाओ, अंधेरा खत्म हो जाएगा। चलो जलाए दीप वहां जहां अभी भी अंधेरा है। काम करने लायक बहुत है। इसलिए मित्रों, हम लोग यहां से शिक्षा लेकर के जा रहे हैं, तो निश्चित रूप से यहां एक अच्छे संकल्प के साथ हम जाएंगे। लोगों के स्वास्थ्य की हम चिंता करेंगे। स्वास्थ्य की चिंता में भी एक पहलू तो है कि बीमार हो गए तब हमने इसको ठीक किया, लेकिन इससे भी ऊपर एक काम है कि व्यक्ति बीमार क्यों होता है, इस पर भी हमको जन जागरण करना चाहिए। कहते हैं चाइना में 18वीं सदी में डॉक्टर्स को किस बात का पैसा मिलता था कि उनका एक एरिया तय होता था। इस एरिया में कितने लोग बीमार हुए, कितने लोग स्वस्थ रहे, उनके एरिया में जितने लोग स्वस्थ ज्यादा रहेंगे उसका पैसा उनको मिलता था, जो बीमार नहीं हुए। संयोग से हमारे देश की प्राचीन संस्कृति, उसमें एलोपैथ की बजाय आयुर्वेद का एक बड़ा स्थान था। आयुर्वेद की भूमिका भी यही थी कि व्यक्ति स्वस्थ रहे, अस्वस्थ न हो। और प्राचीन पद्धति में हमारे जितने भी चिकित्सक हैं, जितने आयुर्वेदिक डॉक्टर्स हैं, जितने वैद्य हैं, उन्होंने इसके ऊपर बहुत बड़ी महारत हासिल की है कि हम व्यक्ति को बीमार नहीं होने देंगे। प्रधानमंत्री जी ने आज भी अभी जो वेलनेस सेंटर्स की कल्पना की है, वो इसलिए की है कि जगह जगह वेलनेस सेंटर्स हों, अर्थात वहां उनके खाने पीने का ध्यान रखा जाए, वहां उनको योग सिखाया जाए, प्राणायाम सिखाया जाए,
क्योंकि बीमार केवल शरीर से आदमी नहीं होता, बुद्धि से और मन से भी होता है। मन, बुद्धि और शरीर, ये तीनों ठीक रहने के लिए स्वस्थ जीवन, इसकी हम कल्पना करते हैं। लेकिन एक दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति और भी आई हुई आजकल कि एलोपैथी और आयुर्वेद का एक टकराव भी बना हुआ। वो कहते हैं हम ठीक हैं, ये गलत है, वो कहते हैं हम ठीक हैं, ये गलत है। लेकिन मैं एक इस प्रकार के वातावरण में जिसमें आपने शिक्षा ली है, आपका ये जो कॉलेज है, मैं कह सकता हूं कि भारतीय संस्कृति के साथ जुड़ा हुआ कॉलेज है, तो यहां से ये भी संस्कार मिलना चाहिए कि हम इस टकराव में नहीं फंसेंगे कि आयुर्वेद अच्छा है कि एलोपैथी अच्छा है। जो अच्छा जहां से मिले उसको ले लो। हम समन्वयवादी हैं, वो भी ठीक है, ये भी ठीक है। हम भी वादी हैं। हम ऐसे नहीं है कि हम ही वादी हैं, मैं ही ठीक हूं। वी बिलीव इन ऑलसिज्म, नॉट इन ऑनलिज्म। अगर आयुर्वेद में अच्छी चीजें हैं तो उसको भी सीखिए, समझिए। हमने तो बल्कि इस बार मेरे बजट भाषण में मैंने कहा था कि हम एलोपैथी और आयुर्वेद को एक समन्वित एक शिक्षा का एक सिस्टम बनाएंगे और किसी न किसी यूनिवर्सिटी को उसको आगे करेंगे ताकि दोनों प्रकार के शिक्षा पद्धति के लोग बैठें और समन्वय करें क्या ठीक है। एक लेवल तक आयुर्वेद बहुत ठीक है, क्या खाना क्या नहीं खाना, यानी खाना ही एक प्रकार का, वो कहते हैं कि भोजन को औषधि के रूप में अगर आप प्रयोग करेंगे तो बीमार नहीं होंगे। हमारे पुराने समय में दादी नानी ये बताया करती थी कि बेटा रात को ये खाना, दिन को ये खाना, सर्दी में ये खाना, गर्मी में ये खाना तो इसके बाद ये नहीं खाना। ये सारी पद्धति हमारी प्राचीन है और खान पान से हमारे शरीर का जो सिस्टम है बहुत प्रभावित होता है। तो आहार ही औषधि है, ये अंडरलाइन वाक्य ये आयुर्वेद का है। और इसी प्रकार से जैसे मैंने बताया, योग, प्राणायाम, आसन, ये हमारे शरीर को निरोगी रखता है। तो हम रोगी को ठीक करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं, बढ़ना भी है, क्योंकि रोगी भी उसकी आवश्यकता, उसके रोग को ठीक होना। लेकिन इससे ज्यादा ध्यान जाना चाहिए कि शरीर रोगी न हो, निरोगी काया ये कैसी रहे, इस ओर भी हमारी इस पद्धति को जरूर ध्यान देना चाहिए। तो निश्चित रूप से हम ऐसे काम को करते हुए किसी भगवान की भूमिका से कम नहीं है, समाज की सेवा करना हमारा काम है। हम इस डॉक्टरी पेशा को व्यवसाय न बनाए। कई बार डॉक्टर सोचते हैं कि कहां से अच्छी आमदनी होगी वहां जाएंगे। मानो अगर ये मन में आ भी गया, पैसा कमाने में हर्ज नहीं है, लेकिन किससे कमाना किससे नहीं कमाना, ये विवेक जरूर ध्यान रखना है। आज समाज का बहुत बड़ा वर्ग ऐसा भी है जो हमारे इस चिकित्सा पर आने वाला खर्च उसको अफोर्ड नहीं कर सकता और होड़ में अच्छे से स्थान पर जाकर के इलाज कराना चाहता है। उसको भी अपना जो प्रियजन है उसको बचाना है, किसी भी तरीके से बचाना है, उसके साथ उसका लगाव है, सब कुछ बेचने के लिए तैयार हो जाता है, कर्ज लेने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन उसके ऊपर आर्थिक बोझ न पड़े, सरकार ने इसके बारे में, प्रधानमंत्री जी ने सोचा है कि हर गरीब परिवार का 5 लाख रुपए का जो स्वास्थ्य बीमा है आयुष्मान भारत के नाम से, वो उन्होंने कराया है हर गरीब परिवार का। हमारे यहाँ जब ये आंकड़े आए तो एससीसी डाटा में हरियाणा के 15.5 लाख परिवार उसमें थे, लेकिन जब उसको सबको मिलान किया गया तो 3-4 लाख परिवार तो अब उपलब्ध ही नहीं हुए। उस समय नाम आ गया होगा, या तो उस आयु से बाहर चले गए या यहां से बाहर चले गए, ट्रांसफर हो गए, उसमें से सिर्फ 10.5 लाख मिले। लेकिन नए सिरे से हर एक परिवार की आय कितनी है, हमने बीपीएल का पैमाना बदला। जो 1,20,000 रुपए का पैमाना था वार्षिक आय का, उसको हमने 1,80,000 किया है। उस 10.5 लाख को हम 22 लाख परिवार आयुष्मान भारत में लाने जा रहे हैं, ताकि 12 लाख परिवार और इसमें जुड़ जाए, हरियाणा सरकार कर करेगी। मित्रों, विषय बहुत लंबा है, लेकिन जैसे मैंने बताया कि समय के अभाव के कारण से शायद मैं आगे न बढ़ पाऊं। अब एक अंतिम जो विषय मुझे जिसकी चर्चा करनी है वो ये मेडिकल कॉलेज, महाराजा अग्रसेन के नाम से चलने वाला मेडिकल कॉलेज, मैं मानता हूं सेठों का कॉलेज है कि नहीं है? और सेठ सारे देश को, सारी दुनिया को चलाते हैं, तो ये मेडिकल कॉलेज क्या बात है?
बहुत सामान्य बात है, लेकिन फिर भी कोई भी विषय रहा होगा, इन्होंने मिलकर के योजना बना के सरकार को साथ जोड़ लिया। हमने कहा ठीक है, जुड़ जाते हैं। पहले तो ये था कि सेठ मिलकर के हरियाणा के 20-22 मेडिकल कॉलेज चला देते हैं, लेकिन हमने वो काम इनका पूरा किया और 2015 में आते ही घोषणा की थी कि जिले में, हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज हम खोलेंगे, क्योंकि उस समय मात्र 7 मेडिकल कॉलेज हरियाणा में थे, 3 सरकारी, 3 प्राइवेट और एक ये गवर्नमेंट एडेड, जिसमें सिर्फ 700 छात्र ही एमबीबीएस के उनकी संभावना थी हर वर्ष निकलने की। निकलते ही थे, तो एडमिशन इतना होता तो निकलते ही थे। हमने जब उसको संकल्प को आगे बढ़ाया तो इस पिछले 8.25 सालों में हमने 6 मेडिकल कॉलेज और चालू कर दिए हैं, 3 सरकारी और 3 प्राइवेट। अब 13 मेडिकल कॉलेज हो गए हैं। और उस समय जो 700 मेडिकल कॉलेज थे, 700 छात्र निकलते थे, और वो भी उसमें भी 700 के साथ एमडी के जो छात्र थे वो भी 200 कुछ छात्र वो भी उसमें आते थे। अब उनकी संख्या 1685 एमबीबीएस की हो गई है और 510 पीजी के कोर्स हो गए हैं, 7 की जगह 13 होने के बाद। और यही नहीं, 8 मेडिकल कॉलेज हमारे पाइपलाइन में है। जब ये 8 मेडिकल कॉलेज भी 2 साल में, 3 साल में जब 20 कंप्लीट हो जाएंगे, छात्र एडमिशन लेने लग जाएंगे, तो हर वर्ष 2635 एमबीबीएस के छात्र ये एडमिशन लेंगे। तो इस प्रकार का विस्तार सारे प्रदेश में हम करने जा रहे हैं, क्योंकि पूरे प्रदेश की आबादी वो जो आज 2,80,00,000 के लगभग है, और WHO के जो पैरामीटर्स हैं, 1000 आबादी पर 1 डॉक्टर, तो 1000 आबादी पर 1 डॉक्टर अगर होगा तो हमको 28,000 डॉक्टर चाहिए। 28,000 डॉक्टर की बजाय आज हम प्राइवेट और सरकारी सब मिला लें तो 12-13,000 डॉक्टर अभी हैं। आज से 2 साल पहले की एक फिगर है, हो सकता है 500 और बढ़ भी गए, 13,000 हो गए होंगे, 13.5 हो गए होंगे, 50% पर है। 28,000 डॉक्टर अगर करने हैं तो हम सोचते हैं कि हर वर्ष हमको 1500 से 2,000 डॉक्टर अपने खड़े करने पड़ेंगे यहाँ के। अब 2600 अगर आएंगे तो ये भी ठीक है कि क्योंकि देश में हमारे डॉक्टर्स की, इंजीनियर्स की, टेक्नोक्रेट्स की बहुत डिमांड बढ़ी हुई है। अच्छा है अगर हमारे यहाँ का कोई टेक्नोक्रेट, कोई और डॉक्टर, कोई इंजीनियर विदेश में जाता है और विदेश में काम करके और इस देश को लाभ पहुंचाता है, इस देश को लाभ होता है, ऐसा नहीं होता है, लेकिन उस कॉस्ट पर ना हो कि हम अपनी जनता को छोड़ दें और बाद में विदेश में चले जाएं। तो दोनों चीजों की आपूर्ति हो सकती है। अगर 2600 विद्यार्थी एमबीबीएस करके निकलेंगे और उसमें 1000 बाहर भी चले जाए और 1600 हर साल यहां भी बढ़ जाए तो हम उस 28,000 का आंकड़ा छू पाएंगे। तो इसलिए बहुत बड़ा बजट हमने हेल्थ डिपार्टमेंट का और मेडिकल एजुकेशन का ये बनाया है, उसमें कहीं आपत्ति नहीं है। और मैंने यहाँ के जो अपने प्रबंध समिति के लोग हैं, रतन जी से मेरी बात हुई है, उनका आप चिंता मत करिए, सरकार जितना लगाए लगा, बाकी हम लगाएंगे, हम इस मेडिकल कॉलेज को खूब भरपूर चलाएंगे, अच्छे प्रकार से चलाएंगे। हर प्रकार की सुविधा बढ़नी ही चाहिए। तो अभी जो मैनेजमेंट की एग्जीक्यूटिव बॉडी की जो मीटिंग हुई है चंडीगढ़ में, यहाँ के लोग गए थे, तो उस दिन जितनी भी डिमांड्स है उसके ऊपर विचार किया गया। कुछ डिमांड्स पर फाइनल कर लिया गया है और कुछ अभी भी विचाराधीन है, जिसको विचार करके बता दिया जाएगा। अभी जो नए मंजूरी हो गई है उसके अंदर कुछ चीजें मैं बता रहा हूं। कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग फॉर सब स्पेशलिस्ट ब्लॉक ऑफ कार्डियोलॉजी, नेफ्रोलॉजी, गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी, कार्डियो थोरेसिक सर्जरी, पीडियाट्रिक सर्जरी, एंथ्रोस्कोपी, यानी जितने भी साइंसेज है इनकी जो बिल्डिंग का खर्च है 25 करोड़ रुपया, इसको ये हमने मंजूर किया है। कंस्ट्रक्शन ऑफ हॉस्टल फॉर स्टूडेंट्स 17 करोड़ रुपया इसके लिए मंजूर किया है। रिप्लेसमेंट ऑफ एग्जिस्टिंग परचेज ऑफ न्यू इक्विपमेंट्स 23 करोड़ रुपया इसके लिए मंजूर किया है। फर्नीचर फिक्सचर इसके लिए 4 करोड़। अदर इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी एज पर एनएमसी रिक्वायरमेंट फ्रॉम टाइम टू टाइम 12.5 करोड़। इस प्रकार से 81 करोड़ रुपया ये हमने इसे मंजूर कर दिया है। इसके अलावा भी जो आज डिमांड बताई गई है
उसके ऊपर सानुभूति विचार करके और इसको हम आगे बढ़ाएंगे। लेकिन फिर मैं कह रहा हूं, मेरी अपेक्षा ये है कि समाज, जिस प्रकार के समाज की स्थिति होती है उसी प्रकार की अपेक्षाएं होती हैं। इस समाज से हमको बहुत अपेक्षाएं हैं और मैं समझता हूं कि ये समाज और हरियाणा सरकार अलग अलग नहीं है। वहां से यहां और यहां से वहां जितना आदान प्रदान ज्यादा होगा उतना प्रदेश आगे बढ़ेगा, समाज आगे बढ़ेगा, सारी संस्थाएं आगे बढ़ेंगी। बहुत बहुत धन्यवाद।